रात को मेरे ससुर जी के कमरे से चीखों की आवाज़ आती थी। मेरी सासू माँ तो कब की मर चुकी थी। ससुर जी का राज जानने के लिए एक रात मैं उनके कमरे में छिप गई। फिर मैंने वहाँ जो कुछ भी देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरे ससुर जी वहाँ जब मैं पहली बार वह दिल दहला देने वाली चीखों की आवाज़ सुनी तो मैं पूरी तरह घबरा गई थी। मैं गहरी नींद से हड़बड़ा कर उठी बैठी और चीखने चिल्लाने की आवाज़ पूरी हवेली में गूंज रही थी। उस समय चारों ओर सन्नाटा था। मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था। मैंने हाथ टटोलते हुए साइड लैंप ऑन किया। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 1 बज रहे थे और चीख की पुकार गूंज रही थी। मैं हैरान थी। मेरे बगल में लेटे मेरे पति पार्थ अब भी गहरी नींद में सोए हुए थे। इतने शोर से उन्हें नींद कैसे आ सकती थी। कल ही तो मैं पार्थ को दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। मेरी शादी बड़ी धूमधाम से पार्थ के साथ हुई थी। मैं बहुत अमीर खानदान की बहू बनी थी। मैं एक अमीर खानदान से थी। मेरे ससुर जी बहुत देख रेख वाले इंसान थे। मैं उनके व्यवहार को अच्छी तरह जानती थी। मैंने पार्थ से लव मैरिज की थी। हम एक दूसरे को कॉलेज में ही जानते थे और फिर कब हम एक दूसरे से प्यार करने लगे पता ही नहीं चला। हम फ़ोन पर घंटों बातें किया करते थे। हमारे रिश्ते का 3 साल हो गए चुके थे अब कॉलेज ख़त्म होने वाला था तो हमने शादी का फैसला लिया। हमने एक दूसरे को शादी के लिए पसंद किया। हम दोनों ही अमीर खानदान से थे, इसलिए किसी को भी इस रिश्ते पर ऐतराज़ नहीं था। मेरी शादी की पहली रात थी और उसी रात मैंने चीख सुना था। एक लड़की की चीखों की आवाज़ थी, जैसे वह अपनी मदद के लिए किसी को पुकार रही है। पहले तो मैंने सोचा कि कमरे से बाहर जाकर देखती हूँ कि आवाज़ किसकी है और कहाँ से आ रही है। कौन है जो इस तरह तेज आवाज़ों से चिल्ला रही है। लेकिन मैं एक दिन की दुल्हन थी, यूँ कैसे मुंह उठाकर कमरे से बाहर निकल जा सकती हूँ। 1 घंटा वह आवाज़ गूंजती रही। उसके बाद शांति छा गई। मुझे पार्थ की नींद देखकर हैरत हो रही थी। वह इतने शोर में कैसे सो सकता था। लेकिन कुछ देर बाद आवाज़ आनी ऐसे बंद हो गई जैसे कभी कुछ शोर हुआ ही नहीं। मैं दोबारा से लेट गई। अब मेरी आंख से नींद कोसों दूर जा चुकी थी। मेरा दिमाग बार बार उस चिल्लाने वाली लड़की को ढूंढ रहा था कि वह कौन थी, वह क्यों चिल्ला रही थी और उसकी आवाज़ पर सब लोग क्यों खामोश थे, वरना एक हलचल सी ही मच जानी चाहिए थी। फिर मुझे कुछ डर सा महसूस होने लगा, क्योंकि जहाँ यह हवेली बनी हुई थी वहाँ आसपास केवल जंगल थे। गांव तो 4 से 5 किलोमीटर दूर था। मैं कुछ दिनों के लिए गांव आई थी क्योंकि मुझे रहना शहर में ही था। शादी से पहले मेरी यही बात हुई थी कि और शहर में भी इन लोगों का बंगला बहुत खूबसूरत बना हुआ था और हवेली तो इतनी बड़ी थी कि ना जाने कितने कमरे बने हुए थे। यहाँ का बगीचा बहुत बड़ा बना हुआ था। मुझे तो इस हवेली में घूमते ही किसी महल जैसा नज़र आने लगा था। मैंने बस थोड़ी सी नज़र डाली थी, लेकिन यहाँ की अमीरी देखकर मेरी आंखें चौंधिया आ गई थी। मेरा कमरा फूलों और कैंडल से सजाया गया था। मैं खुद पर जितना भी गुरूर करती उतना ही कम था। हम दोनों को देखकर सब लोग दिया बाती की जोड़ी कहते, मगर आज की रात जो कुछ मैंने सुना, मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। ना जाने कब सोचते सोचते मैं फिर से नींद की वादियों में खो चुकी थी। सुबह पार्थ प्यारी सी मुस्कान लिए मुझे जगा रहे थे। उठो मैडम जी, यह मुंबई नहीं है जो आराम से चादर तान कर सोई रहोगी। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली तो वह उठ चुका था। पार्थ बिस्तर से उठकर अपने कपड़े निकाल रहा था। मुझसे कहने लगा कि तुम्हारा सामान ड्रेसिंग रूम में है, वहीं पहनना। वह मुझसे कह रहा वॉशरूम में चला गया। मैं आराम से उठकर बैठ गई। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि रात वाली बात शायद मेरा कोई वहम था। मैं वही बात सोचते सोचते ड्रेसिंग रूम में चली आई। इतना भारी भरकम खूबसूरत लहंगा देखकर मेरी आंखें फटी रह गईं। मैंने फ्रेश होने के बाद बहुत ही मुश्किल से उस लहंगे को पहना था। पार्थ कमरे में से जा चुका था। कुछ लड़कियां मुझसे पूछकर मेरे कमरे में आईं और मुझे ज्वेलरी पहनाने और तैयार करने लगीं। जब मैं सज धज कर कमरे से बाहर आई तो मेरे ससुर जी सामने कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराने लगे। फिर मेरे पास आए और मुझ पर कई हजारों के नोट की बारिश की। मेरा स्वागत किया। फिर
मुझे बाहर ले गए जहाँ गांव की औरतें मुझे देखने के लिए मेरा इंतजार कर रही थी। गर्मी और धूप में न जाने कब से वह मेरी एक झलक देखने के लिए बैठी थी। मेरे ससुर जी कहने लगे, यह हमारे घर की नई मालकिन है, पार्थ की बीवी। सभी औरतें मुझे नमस्ते करने लगीं। मैं थोड़ी देर से ज़्यादा वहाँ रुकी नहीं। तेज धूप ने मेरी जल्दी से हालत ख़राब कर दी। जल्दी जल्दी मैं अंदर आई और अपने कमरे में एसी ऑन करके बैठ गई। पूरा दिन लगातार लोगों का आना जाना लगा रहा। पार्थ ने मेरी मुलाकात बस रात को ही हुई थी, वरना वह पूरा दिन मर्दों के साथ ही रहे थे। गांव की कुछ और भी रस्में रिवाज होते हैं। पति पत्नी आपस में कम वक्त और दूसरों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। यही मेरे साथ भी हुआ था। रात तक मैं थकान से चूर हो चुकी थी, इसलिए लेटते ही मुझे नींद आ गई। पार्थ मुझे कहने लगा कि गांव के माहौल में तुम परेशान हो गई हो। वह मुझे प्यार से देखने लगे। फिर मैंने आंखें खोली और थोड़ा सा मुस्कुरा दी। मैंने कहा, सिर्फ बस जल्दी से मुंबई वापस जाने का सोचो। मुझे ऐसे माहौल की आदत नहीं है। मेरी बात पर न जाने पार्थ की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। फिर वह बेड पर टेक लगाकर बैठ गया। कहने लगा, अभी तो ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। मैंने नींद में होते हुए भी पूरी आंखें खोलकर उसे घूरने लगी। मैंने कहा, पार्थ, मैं गांव में 4 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकती। यह तुम अच्छी तरह जानते हो। मुझे घुटन होती है। यहाँ के पहनावे, रहन सहन किसे अजीब घुटन सा माहौल है। यहाँ का नहीं रह सकती मैं यहाँ। मेरी बात सुनकर वह किसी गहरी सोच में चला गया। मैं नींद में चूर थी, इसलिए सो गई। रात को फिर से मेरी आंख उसी चीखों से खुली थी। वह एक लड़की चीखों से पुकार अपने बचाव के लिए मदद मांगती हुई। मैं तुरंत उठ बैठी और पार्थ को भी जगा दिया। मैंने पार्थ से कहा कि मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। मेरी बात पर पार्थ ने नजरों चारों ओर घुमाई। कहने लगा, कैसी आवाज़? मुझे यहाँ कोई आवाज़ नहीं आ रही है। मैं उसकी यह बात सुनकर हैरान हो गई। यह कैसे मुमकिन था? मुझे तो लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन पार्थ को नहीं आ रही थी। मैंने हैरत से पार्थ की ओर देखा। मैंने कहा कि यह लड़की की आवाज़ तुम्हें सुनाई नहीं दे रही है? वह कहने लगा, नहीं, मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। मुझे नींद आ रही है। मुझे परेशान मत करो। यह कहकर वह फिर से सो चुका था और मेरा डर के मारे बुरा हाल था। यह आवाज़ सिर्फ मुझे सुनाई दे रही थी, इसका मतलब कोई भूत प्रेत। यह सोचकर तो मैं कांपने लगी। डर की वजह से पार्थ चिपक कर लेट गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब तो मुझे इस हवेली में एक दिन भी नहीं रुकना था। मुझे तो भूतों से बहुत डर लगता है। अगली सुबह मैं ही पार्थ से मुंबई चलने के लिए कहना शुरू कर दिया। मैंने कहा, मुझे वापस मुंबई जाना है। मुझे डर लग रहा है। 2 दिन से यहाँ मुझे चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही है, जैसे कोई लड़की मदद के लिए पुकार रही है। मैं यहाँ नहीं रह सकती। डर की आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी रो रही दूंगी। और पार्थ मुझे ध्यान से देख रहा था। वह बार बार मुझे चुप करा रहा था। वह मुझसे कहने लगा, बरसों से इस हवेली में ऐसे ही साए हैं। किसी किसी को ही ऐसी आवाज़ सुनाई देती है जैसे कि तुम्हें सुनाई दे रही। ऐसा मुझे जब मैं छोटा था तो पापा ने बताया, लेकिन उस साए ने कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाया। वरना क्या मेरी भाभी यहाँ रह सकती? मुझे पार्थ की किसी भी बात पर चैन नहीं मिल रहा था। मुझे बस मुंबई जाने का इंतजार था। सुबह नाश्ते के बाद मेरे ससुर जी ने पार्थ को कहा, मुंबई कब जा रहे हो? ये सुनकर पार्थ के चेहरे का रंग उड़ गया था, लेकिन मैं दिल ही दिल में खुश थी कि किसी को तो हमें गांव मुंबई भेजने का ख्याल आया। पार्थ ने कहा, पापा जी, जो आपका आदेश। पार्थ ने बहुत ही मुश्किल से ये बातें कहीं। वह अपने पापा की बात बहुत मानता था। ससुर जी कहने लगे, आज शाम तक मुंबई जाने की तैयारी करो, वहाँ के काम देखो जाकर। मैं तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। मैंने जल्दी से चाय खत्म की, कुर्सी पीछे खिसका कर खड़ी हो गई तो मेरे ससुर जी कहने लगे, बहू, आज तुमने नाश्ता ठीक से क्यों नहीं किया? मैंने कहा, मुझे अपनी पार्थ की पैकिंग करनी है, शाम तक जाना है तो टाइम लग जाएगा। मेरी बात सुनकर ससुर जी पार्थ को देखने लगे और कहने लगे, तुमने को यह नहीं बताया कि अब वह यहीं रहेगी? यह बात मेरे दिल पर लगी थी और मैं आश्चर्य से पार्थ की तरफ देखने रही थी। वह कहने लगा, मैं भूल गया था पापा। मेरे ससुर जी फिर मुझसे कहने लगे, बेटा, तुम अब
हमारी इज्जत हो और हमारे घर की औरतें हवेली से बाहर कदम नहीं रखती। तुम यहीं रहोगी, मुंबई सिर्फ पार्थ जाएगा। यह सुनकर मैं दंग रह गई। पार्थ पहले यह नहीं बताया था, उसने तो यही कहा था कि मैं तुझे अपने साथ लेकर आऊँगा। मैं गुस्से की वजह से उठकर कमरे में चली गई। मुझे झूठ बोला गया था। कुछ देर बाद पार्थ कमरे में आया। मैं रोने लगी। मैंने कहा, मुझे इस भूत बंगला में नहीं रहना। तुमसे मुझसे कहा था हम मुंबई रहेंगे। तुम अपने पापा से जाकर बता दो। मेरी बात सुनकर वह मेरे पास आकर बैठ गया। बहुत ही प्यार से बोला, मैं तुम्हें अभी मुंबई नहीं ले जा सकता, बस कुछ महीने यहाँ रह लो। वैसे ही रहो जैसे यहाँ की औरतें रहती हैं, फिर मैं तुम्हें मुंबई ले जाऊँगा। वैसे भी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मेरे लिए ही भी उतना ही मुश्किल है जितना तुम्हारे लिए। मैंने कहा, मैं तुम्हारे बिना यहाँ नहीं रहूँगी। रात के वक्त वह चीखों की आवाज़ से मेरी जान निकली देगी। मुझे बहुत डर लगता है। वह मुझसे कहने लगा, तुम उन चीखों पर ध्यान मत देना, तुम्हें कुछ नहीं करेंगी, यह मैं तुमसे वादा करता हूँ। तुम बस अपना कमरा लॉक रखना, रात को बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। पार्थ की बातों ने तो मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया था। मैंने कहा, मैं अकेली रात को इस कमरे में नहीं सो सकती। पार्थ कुछ देर सोचता रहा, फिर कहने लगा, ठीक है, मैं पापा जी से कहकर एक नौकरानी का इंतजाम करा दूंगा। वह तुम्हारे साथ कमरे में सो जाया करेगी, लेकिन तुम बस यह कोशिश करना कि पापा तुमसे कोई शिकायत ना हो। मैंने इस बात पर सिर हिला दिया। पार्थ शाम को मुंबई के लिए निकल चुका था और मैं अकेली रह गई। रात को मेरे साथ एक नौकरानी मेरे कमरे में सोने लगी। वह जमीन पर अपना बिस्तर लगाती थी और लेट जाती थी। रात को जब चीखों की आवाज़ आती तो मेरी आंखें खुल जाती। मैंने महसूस किया था कि जिस वक्त चीखों की आवाज़ आती थी तो वो नौकरानी भी करवट बदलती रहती थी। मुझे यह शक होने लगा था कि नौकरानी भी उन आवाज़ों को सुन सकती है। कई बार मैंने उस नौकरानी से चीखों के बारे में पूछा तो घबराने लगती थी। वह डर जाती थी, फिर ना मैं सिर हिलाने लगती थी और कहने लगती थी, मैंने ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी है। मैंने उसके डर से यह तो अंदाज़ा लगा लिया था कि कहानी कुछ और ही है, इसलिए उसने कहा है कि मैं नहीं जानती हूँ। वह आवाज़ तुम्हें भी सुनाई देती है। मेरी बात सुनकर मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, इस बात का जिक्र हवेली में किसी से मत कीजिएगा, वरना बहुत बुरा होगा। उस नौकरानी की बात सुनकर मुझे जानने की इच्छा होने लगी कि आखिर मालूम भी तो हो कि यहाँ सारा माजरा क्या है। मैं रात को यह चीखों की आवाज़ सुनती तो वह ठान ली कि सच्चाई क्या है पता लगा कर रहूँगी, क्योंकि वहीं ही ना कहीं मुझे ये यकीन हो चुका था कि यह मामला भूत प्रेत का नहीं है। रात को चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मैं उठकर खड़ी हो गई और दबे पांव अपने कमरे के दरवाजे के पास आई। धीरे धीरे दरवाज़ा खोला। मुझे वह आवाज़ ऊपर की मंजिल से आ रही थी। मैं धीरे धीरे चलती हुई ऊपर चढ़ गई। वह आवाज़ें अब मुझे और भी नज़दीक से सुनाई देने लगी थी। जब मैं उन आवाज़ों का पीछा करते हुए आगे बढ़ी तो सामने कमरे में देखकर मेरे होश गए। वह तो मेरे ससुर जी का कमरा था, जहाँ से लड़की के चीखने की आवाज़ आ रही थी। मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका था। मैं वापस नीचे आ गई और अपने कमरे में जाकर अपनी बढ़ती दिल की धड़कनों पर काबू पाने लगी। ये आवाज़ मेरे ससुर जी के कमरे से आ रही थी। मैं यह सोच भी नहीं सकती थी कि वह ऐसे हो सकते हैं। उनकी बीवी भी जिंदा नहीं है, ना ही उन्होंने दूसरी शादी की। दुनिया के सामने वह कितने महान बने रहते थे। फिर वह आवाज़ें मैं खुद से बात करने लगी। मेरे दिल में उनकी बहुत इज्जत थी और उनके बारे में इस तरह की बातें सोचकर भी नहीं सकती थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं अपने बेड पर बैठकर रोने लगी। मेरे ससुर जी और औरतों के साथ नहीं, ऐसा कैसे हो सकता? गांव वाले तो उनकी बहुत इज्जत करते हैं। फिर यह अब क्या था? यह उनका कौन सा रूप था जो आज मैंने अपनी आंखों से देखा? मेरी पूरी रात जागते हुए निकली थी, क्योंकि मैं उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। सुबह नाश्ते पर वह उसी तरह से बैठे थे। मेरी आंखें देखकर चाय पीते हुए कहने लगी, पार्थ फ़ोन पर बात नहीं की मेरी बहू से? बहू रो रो के आंखें सुझा ली। उनकी बात पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वह खुद ही मुस्कुराने लगे। फिर बोले कि पार्थ वहाँ बहुत बिजी है, इसलिए फ़ोन नहीं कर पाया। मैंने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। आज तो उनकी शक्ल देखने पर भी जी नहीं कर रहा था। कैसा इंसान था! दिन की में नेक और रहम दिल बना रहता है और रात को यह सोचकर ही मेरा शरीर कांपने लगता है। मैं सोच चुकी कि अब उनका पर्दाफाश करके ही रहूंगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने जा रही हूँ। रात को जब दोबारा वही आवाज़ सुनती तो मैं फिर उसी कमरे के बाहर चली गई। दरवाजे की
गौर से देखने लगी। एक 13 साल की लड़की थी, गांव की लग रही थी। उसके चेहरे पे उसका दर्द साफ पता चल रहा था। वह अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन मेरे ससुर जी ने उसकी बेदर्दी से उसका दुपट्टा उतार कर फेंक दिया था। मैं उससे ज़्यादा नहीं देख सकती थी। मैं वापस पलट कर आ गई। कैसे भी करके मैंने वह रात काटी थी। सुबह होते ही मैंने पार्थ को फ़ोन किया। मैंने कहा, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। तुमने कहा हवेली में आत्मा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वह चीखें गांव की मासूम लड़कियों की है जो तुम्हारे पापा की कमरे से आती हैं। वह उनको अपना हवस का निशाना बनाती हैं। मेरे मुंह में जो बातें आ रही थी मैंने पार्थ को कह दिया। मेरी बात सुनकर वह भी सदमे में आ गए और कहने लगा कि मुझे नहीं पता था। मेरा बाप हमेशा मुझे हवेली से इसलिए बाहर रखता था और मुझसे पूर्वजों की आत्माएं बताते ताकि अपनी काली करतूत दुनिया से और मुझसे छुपा सके। मैं वापस आ रहा हूँ। जब तक मैं आ जाऊँ तब तक तुम दरवाजे को बंद रखना, कहीं वह लोग तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दें। मैं पार्थ की बात सुनकर फ़ोन काट दिया। मैं गलत होते देख चुप रह सकती थी। मुझे बस एक सबूत चाहिए था, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई नहीं जो मनोहर यानी कि मेरे ससुर जी के खिलाफ एक लफ्ज भी बोलता। इसलिए मैंने रात होने से पहले ही बीमारी का बहाना बनाया, अपना कमरा लॉक करके अपने कमरे बंद हो गई। मैं जानती थी कि मनोहर कब ऊपर जाता है, इसलिए मैं अपनी पिछली खिड़की से बाहर निकली और पाइपलाइन से सहारे ऊपर की तरफ पहुंच गई। मनोहर के कमरे से बाहर की खिड़की खुली थी। मैं उस खिड़की से जरिए उस कमरे में पहुंच गई। उस कमरे को किसी दुल्हन के कमरे की तरह सजाया गया था। मैं खिड़की के पास एक कोने में छुप गई। रात के 3 बजे मनोहर उस कमरे में आया और अपने सोफे पर बैठ गया। सामने सोफे पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसका नौकर शराब की बोतल लेकर आया और सामने टेबल पर रख दिया। मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया। कुछ देर बाद एक 12 की मासूम सी लड़की उस कमरे में आई। वह चिल्ला रही थी, बार बार कह रही थी उसे घर वालों के पास जाना है। वह नौकर उस लड़की को कमरे के अंदर जाकर धकेल दिया, कमरा बंद करके चला गया। मनोहर एक कदम आराम से सोफे पर बैठा, उस लड़की की बेबसी तमाशा देख रहा था। वह लड़की बहुत ज्यादा रो रही थी। वह दरवाजा पीट रही थी, अपने बचाव के लिए मदद मांग रही थी, जिसकी चीख पुकार की आवाज़ हवेली में बेजान दीवारों में गूंज रही थी। वहाँ के लोग इस जुल्म पर बिल्कुल खामोश थे। वह लड़की जब दरवाजा बजा कर थक गई तो मनोहर के पास आकर हाथ जोड़कर कहने लगी, मनोहर साहब मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं अपनी बेटी की उम्र की हूँ साहब, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ, मुझ पर तरस आओ। उसकी बात सुनकर मेरा ससुर गुस्से में उठा और उस लड़की के बाल करने लगा, नीच जात की लड़की, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे सामने जुबान चलाए, रुक तू अभी। यह कहकर उसने लड़की को बड़ी जोर से जमीन पर पटका था। फिर उसके गर्दन पर अपने पैर से मारने लगा और वह लड़की चीखने लगी और मैं यह सब नहीं देख पा रही थी। ना जाने कैसे मैंने खुद को काबू में किया। वहाँ खड़ी सब देख रही थी। फिर उस आदमी ने उस लड़की को पकड़कर बिस्तर पर पटका और अपना सिगरेट जलाकर जैसे ही उसने लड़की के चेहरे पर, उस लड़की के चीखने के साथ मेरी भी चीख निकल गई। मनोहर तुरंत ही वहाँ से पीछे हटा। मेरी चीख सुनकर वह समझ गया कि कमरे में उस समय कोई और भी है। इससे पहले कि वह मुझे ढूंढता मैं उसी खिड़की से बाहर निकल चुकी थी, और लेकिन शायद वह मुझे देख कर चुका था। मैं कोई प्रोफेशनल जासूस तो नहीं, एक आम लड़की थी। जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से नीचे उतर गई, लेकिन अपने मैं जाने की बजाय हवेली के पीछे चली गई। मैं वहीं जाकर छुप गई। मुझे पूरी हवेली में एक हलचल सी महसूस हो रही थी। बहुत ही कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और मैं घने झाड़ी में छिप गई थी। बहुत से नौकर टॉर्च जलाकर ढूंढ रहे थे। मैं तो सांस लेना भी भूल गई थी। मुझे डर था कि अब मैं पकड़ी जाऊंगी। कुछ देर बाद वह नौकर वहां से चले गए। उसके जाते ही मैंने सुकून की सांस ली। एक पेड़ पर चढ़ने लगी तो हवेली की दीवार से सटा हुआ था। उस पेड़ पर चढ़कर मैंने दीवार की दूसरी तरफ देखा तो एक घना जंगल था। वहां कूद गई। मैं नहीं जानती थी कि मैं जंगल पार करने के लिए वहां पहुंचूंगी, लेकिन मैं लगातार भाग रही थी। सुबह तक मैं भागती रही। जैसे हल्की हल्की रोशनी हुई तो सड़क पर पहुंची थी। उसी वक्त एक बस मुंबई आ रही थी, रुकी। मैंने उस बस की खिड़की पर पार्थ को बैठे देखा। मैंने चिल्लाते हुए पार्थ को आवाज़ दी। पार्थ ने जैसे ही मेरी आवाज़ सुनी वह भागकर बस के नीचे उतरा। मैंने गले से लगा, उससे पूछने लगा, क्या हुआ तुम्हें? तुम इस तरह से
मेरे बाप ने तुम्हारे साथ कुछ तो किया ना। मैंने कहा मैं ठीक हूँ, पर तुम्हारे बाप के खिलाफ मेरे पास बहुत सबूत हैं। हम दोनों वापस मुंबई गए। वहाँ पहुँचते ही मैंने इस वीडियो को पुलिस को दिखाया। मेरी वजह से उस गांव में जिस घिनौने खेल का किस्सा खत्म था, और मनोहर के साथ साथ उसके नौकरों को भी जेल हो गई। वह लोग गांव की कम उम्र की लड़कियों के साथ गलत करके उसे दूसरी जगह पर भेजते और कुछ तो मार देते। अब मैं वह मेरे पति मुंबई में ही रहते हैं। अब हमारी शादी को साल 7 हो चुके थे और हमारी एक प्यारी सी बेटी है। अपनी इस छोटी सी दुनिया में बहुत खुश हैं, लेकिन उस दिन के बाद कभी भी उस हवेली में वापस नहीं गए जहां उन मासूम लड़कियों के साथ गलत हुआ था। लेकिन मैं खुश थी कि मेरी वजह से बहुत सी लड़कियों की जान बच गई।